हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे चैनल सीटेट गुरुकुल ऑफिशियल में। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं एसएसटी के महत्वपूर्ण सवाल। और आज जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है वो है आपको इतिहास यानी आरंभिक नगर। इतिहास से बहुत बार पूछा जाता है कि आरंभिक नगर के बारे में, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया, स्नानागार हो गया, इससे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो जो शुरुआत के कुछ प्रश्न होंगे वो आपको जो है सीधे आपको बताया जाएगा, और जो आगे के जो कुछ क्वेश्चन होंगे, इसमें 36 क्वेश्चनों का संग्रह है, जिसमें आपको 21 क्वेश्चन जो है विगत पिछले वर्षों में, जो कुछ वर्षों में यानी 2011, 12, 13, 14, 15, 16 तक के जो क्वेश्चन है पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन है वो आपको लेके आए हैं। तो चलिए चैनल पे बने रहिएगा। पहला जो क्वेश्चन है कि हड़प्पा के खंडरों का पहली बार वर्णन निम्न में से किसने किया था। कहता है हड़प्पा के जो खंडों थे उसका पहली बार वर्णन किसने किया था। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन ए में कंगिंगम दिया हुआ है, ऑप्शन बी में जो है आपको चार्ल्स मेसन दिया हुआ है, ऑप्शन सी में सर जॉन मार्शल, और 4 में दिया है जेम्स प्रिंसेस। तो जो हड़प्पा के खंडों का पहली बार वर्णन जो करने वाले व्यक्ति थे वो आपको चार्ल्स मेसन थे। कौन थे? चार्ल्स मेसन। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे स्वीकृत, क्या कहता है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे स्वीकृत समय अवधि निम्न में से कौन सी मानी जाती है। या आसान शब्दों में कहें तो हड़प्पा सभ्यता की जो समय अवधि है वो आपको कौन सी मानी जाती है। 2000 बीसी से 1500, 2300 बीसी से 1700 बीसी, 2800 बीसी से 1750 या 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ठीक है, हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र का बहुत विस्तृत था। क्या कहता है? हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो बहुत ही विस्तृत था। यह उत्तर में निम्न में से कहाँ तक फैला हुआ था। तो आपके पास ऑप्शन है आलमगीरपुर, मांडा, दायमाबाद या सुतगंडोर। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा मांडा तक। तो उत्तर में जो है आपको कहाँ तक विस्तृत था, तो ये आपको मांडा तक विस्तृत था। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जो है ऐसे जिसका हम डिटेल में भी आपको बताते चलेंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था आधारित थी। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी अर्थव्यवस्था कैसी थी? व्यापार था, कृषि था, उपरोक्त दोनों था, या इनमें से कोई नहीं था। तो जो हड़प्पा सभ्यता की कृषि जो व्यवस्था अर्थव्यवस्था थी वो आपको व्यापार भी था और कृषि भी था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त में से उपरोक्त दोनों। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता में व्यापार जो है क्या था, एक उन्नत अवस्था में था। क्या था? एक उन्नत अवस्था में था। और आंतरिक क्या कहते हैं, व्यापार आंतरिक तथा बाह्य दोनों स्तर पर होता था। वहाँ पे जो है आपको हड़प्पा सभ्यता में जो व्यापार होता था वो आपको आंतरिक भी होता था, ठीक है, और बाह्य भी होता था। और कृषि कार्य का भी इसमें व्यापक प्रमाण जो है आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था जो थी, व्यापार भी थी, कृषि भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको उपरोक्त दोनों। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा सभ्यता में नहीं होता था। ठीक है, यानी कि किस धातु का प्रयोग जो है आपको हड़प्पा सभ्यता में नहीं देखने को मिलता था। तो जिसका आंसर आपको पास ऑप्शन है तांबा, कांसा, लोहा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका जो है आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको लोहा। अब हम आपको बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में अभी तक लोहे का उपयोग का कोई भी साक्ष्य जो है आपको देखने को नहीं मिला है। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता में मिला कौन कौन सा है, तो कांसा, तांबा, ये दोनों जो है मिला हुआ है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि हड़प्पा कालीन लोगों को धातु कर्म विज्ञान में दक्षता प्राप्त थी। यानी कि किसमें? धातु कर्म विज्ञान में क्या था, आपको दक्षता प्राप्त थी। इसकी पुष्टि किस तथ्य से होती है? देखिए आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा ताम्र, टीन, कांस्य, स्वर्ण आदि धातुएं प्रयोग में होता था। विभिन्न हड़प्पा स्थलों से धातु भट्टियों की खोज हुई है। कांस्य उपकरण के लिए ताम्र और टीन का उचित अनुपात मिश्रण है। और विभिन्न धातुओं को गलाने के लिए आगलन तकनीक का जो है प्रयोग किया जाता था। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 नंबर में हो जाएगा। कांस्य उपकरणों के लिए ताम्र और टीन का उचित अनुपात में मिश्रण किया जाता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है कि आपको एक लंबा सा कथन दिया हुआ, पहले 2 आपको दिया हुआ, उसके बाद आपको कथन दिया हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला जो पॉइंट है वो है सामवेद के साथ जैमिनीय ब्राह्मण और
तांड्य ब्राह्मण जो है संबंध है, जिसे पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं। तो देखिए आपको शुरू से हम लेके चलेंगे कि सामवेद में किसके में सामवेद में कौन कौन से ब्राह्मण है, जामनी ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण का संबंध है, जिसे पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है कि सभी ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक विशद और महत्वपूर्ण होते थे। तो चलिए हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं। तो कहने का मतलब है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, पहला या दूसरा या दोनों। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, यानी कि सामवेद के साथ जो जामनीय ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण संबंध है, जिसे पंचविश ब्राह्मण कहते हैं। तो सवाल पूछता है कि पंचविश ब्राह्मण किसे कहा जाता है, तो जामनीय ब्राह्मण और तांड्य ब्राह्मण को कहा जाता है। और सभी ब्राह्मणों में जो शतपथ ब्राह्मण होते थे वो सर्वाधिक विशद और महत्वपूर्ण होते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, वैसे ही कथनों पे है कि उपनिषदों को प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का सबसे निम्न स्तरीय स्रोत माना गया। किसको, उपनिषद को जो है प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का सबसे निम्न स्तरीय स्रोत माना गया। दूसरा है आपको, उपनिषद से शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के दार्शनिक सिद्धांत उपजे थे। वही आपको फिर चेक करना है सत्य कौन है, केवल 1, केवल 2 या केवल 1, 2, 3। तो जो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी कि उपनिषदों से शंकराचार्य और रामानुज के दार्शनिक सिद्धांत उपजे थे, लेकिन उपनिषद से प्राचीन भारतीय दार्शनिक विचारों का निम्न स्तरीय स्रोत, देखिए यहाँ निम्न स्तरीय स्रोत का माना जाता है, जो कि ये आपको गलत है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ऋग्वेदिक समाज के संगठन के संदर्भ में, क्या है, ऋग्वेदिक समाज के संगठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन आपको सत्य दिखता है। पहला है, ऋग्वेदिक समाज के संगठन का आधार जो है गोत्र था। दूसरा है, ऋग्वेदिक समाज पितृसत्तात्मक था। तीसरा है, इस काल में संयुक्त परिवार व्यवस्था यानी प्रचलित थी, संयुक्त परिवार जो व्यवस्था थी वो आपको प्रचलित थी। और उपरोक्त में से है 4। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऋग्वेदिक समाज के संगठन के लिए, ये आपको चौथा आंसर था, जिसमें जो है संगठन का आधार गोत्र था, पितृसत्तात्मक था और वहाँ पे संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के संदर्भ में, किसके, वैदिक काल के आर्थिक स्थिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए यहाँ पे असत्य की बात की गई है। तो पहला है, ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी होता था। कबायली संरचना के अनुकूल पशुपालन मुख्य पेशा तथा कृषि गौण पेशा था। तीसरा था, पशुओं में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख किया गया। और चौथा था, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में खेती की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। तो सवाल को एक बार हम लोग फिर से पढ़ेंगे। वैदिक काल की आर्थिक स्थिति के संदर्भित में कौन सा कथन जो है ये आपको असत है। तो ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन ऑप्शन 3, पशुओं में हाथी सर्वाधिक महत्वपूर्ण था, जिसका ऋग्वेद में 176 बार गलत जो है उल्लेख हुआ है, ये आपको गलत था। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए और आपको सत्य ढूंढना है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, दूसरा है कि 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल राजतंत्रात्मक थे। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही आपको उलझाने वाले आपके एग्जाम में देने लगे हैं, तो आप लोग जो है एकदम शांत चित्त भाव से जो है इस सवाल सबको आपको सोल्व करना है। तो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, 2, 1, 2, 3। तो देखिए इसका जो है आंसर है आपको दोनों है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, ये आपको सही है। दूसरा है 16 महाजनपदों में वज्जी और मल्ल राजतंत्रात्मक थे, ये भी आपको सही है। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही आसान, निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी आपको कौशाम्बी थी, यानी किस महाजनपद की राजधानी जो थी कौशाम्बी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा वत्स। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दो चीज़ यहाँ पे कथनों पे विचार करना है। 16 महाजनपदों में अस्मक सर्वाधिक शक्तिशाली था। दूसरा है कि 16 महाजनपदों में अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, तो चलिए हम इस पे देखते हैं कि इसका जो है क्या क्या दिया हुआ है।
एक सही, दो सही या दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल दो सही है। तो केवल दो में दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कि 16 महाजनपदों में असमक ही एक ऐसा जनपद था जो भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थापित था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि कुट आपको मिलाना है, एक से दूसरे को सूची को जो है मिलान करना है। अंग है, कौशल है, वज्जी है, चेदी है, इधर आपको शुक्तिमाती है, श्रीवास्ती है, चंपा है, वैशाली है। बहुत ही आसान सा कुट दिया हुआ है, आपको जो है इसको मिलान करना है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, जैसे कि देखिए पहला अंग का क्या था, आपको अंग का चंपा था। कौशल क्या है, शुक्ति माता था। उसके बाद वज्जी कहाँ था, वैशाली में। और आपको चेदी कहाँ था, एक सेकंड चलिए, हाँ फिर से हम लोग देखते हैं। अंग जो था वो आपको चंपा में था, कौशल जो है आपको श्रीवास्ती में था, वज्जी जो है आपको सुक्तिमती में था। कैसे हो रहा है, चलिए इसका आंसर जो है ए होगा। हम लोग मिलान कर लेते हैं फिर से। पहला का जो है 3 होगा, ठीक है, दूसरा का 2 होगा, तीसरा सी का जो है 4 होगा, और इसका जो है आपको 1 होगा। ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अंग जो है चंपा हो गया, कौशल श्रीवास्ती हो गया, वज्जी वैशाली हो गया, और चेदी जो है आपको सुक्ति माता में हो गया। जैसे अभी आपने 13 में देखा होगा, यहाँ पे 12 में क्या था कि कौशाम्बी किसकी राजधानी है, वत्स का। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, अब देखिए ये सब क्वेश्चन है पिछले एग्जाम में जो है पूछा गया है। कहता है कि लगभग 2900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति की कगार पर आने लगे थे। अब निम्नलिखित में से उन कारणों में से एक को आपको चुनना है। ये सीटेट जून 2011 का आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हो गए थे। ठीक है, इसका हम डायरेक्ट आंसर लेके चलते हैं। जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर जो है नष्ट हो गए थे। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। ये आपको सीटेट जून 2011 का है। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूती किलेबंदी थी। जो ज़्यादातर महाजनपद की जो मजबूत किलेबंदी हुआ करती थी वो क्यों थी? तो शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। यानी कि जो महाजनपद की जो चारों तरफ जो राजाएं जो किलाएं जो घेराबंदी करती थी, तो उसका मेन मुख्य कारण क्या था? तो वो मेन मुख्य कारण था कि राजाओं के आक्रमण से डर कर अपनी सुरक्षा के लिए राजा को इन किलों का निर्माण करना पड़ता था। जबकि कुछ राजा जो ऐसे होते थे जो अपने राजधानी के चारों ओर विशाल ऊंची प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का जो है प्रदर्शन करते रहते थे। ठीक है, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये जो है आपको रीट 2011 से है। निम्नलिखित में से सैंधव काल में अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो जो अग्निकुंड के साक्ष्य है वो आपको कहाँ से मिले थे? तो ये आपको कालीबंगा से मिले थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ये भी आपको रीट क्वेश्चन से है, आप लोग देख लीजिएगा। सारा क्वेश्चन का जो हम नंबर देख लिए हैं। किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? किस हड़प्पा कालीन इमारत को सर जॉन मार्शल ने विश्व का एक अद्भुत निर्माण कहा है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको बृहद स्नानागार को। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 का। तो क्वेश्चन नंबर 19 है गीता क्या है? गीता क्या है? वेद है, स्वतंत्र महाकाव्य है, रामायण का एक भाग है, या महाभारत का एक भाग है? तो देखिए गीता जो है एक महाभारत का क्या है, एक भाग है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें वेद मार दीजिएगा। तो गीता क्या है, महाभारत का एक भाग है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी? सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान की सर्वप्रथम जो है खुदाई की गई थी? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से था? ये आपको छत्तीसगढ़ टेट का है। ठीक है, सीजी छत्तीसगढ़ के टेट का है। तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी सभ्यता से थी? इनका एजगेट, बेबीलोनिया या माया? तो हड़प्पा सभ्यता का संबंध किस विदेशी से था? तो इसका आंसर हो जाएगा एजटेक। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद में है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद में है?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अथर्ववेद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ डैश यानी गुरु के पास जाकर समीप बैठना है? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ गुरु के पास जाकर बैठना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपनिषद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? ऑप्शन है महाजनपद, गुप्त काल, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल। क्वेश्चन है किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको महाजनपद। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? वो हो जाएगा महाजनपद। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु, इंद्र, अग्नि, इंद्र और सोम, इंद्र, वरुण और रुद्र, अग्नि, इंद्र और विष्णु। तो देखिए ऋग्वेद काल में जो 3 देवता जो सबसे ज़्यादा विशेषकर प्रमुख थे वो हो जाएगा अग्नि, इंद्र और सोम। ठीक है, अग्नि, इंद्र और सोम याद रख लीजिएगा। और ईशो, अग्नि, इंद्र और सोम। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26, संस्कृत को जिस भाषा यानी परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? क्वेश्चन है संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग भारत और यूरोप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, सत्यमेव जयते लिया गया हितोपदेश से, ऋग्वेद से, मुंडक उपनिषद से या महाभारत से? तो जो सत्यमेव जयते है वो आपको मुंडक उपनिषद से लिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? क्वेश्चन है इनमें से एक संगीतमय जो है माना जाता है तो संगीतमय सामवेद। देखिए 100 से ये भी है संगीतमय और 100 से ये भी है सामवेद। तो ऐसे याद रखना है कि जो संगीतमय है वो आपको सामवेद है और शाम को संगीत बजाया जाता है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेद में गंगा और यमुना का कितना बार जो है नाम आया है? 12 बार, 1 बार, लगभग 3 बार और 400 बार। 100 बार मान लीजिए इसको 100 बार। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है कि ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम कितना बार आया है? तो 1 बार आया है। गंगा और यमुना नदी का नाम सिर्फ 1 बार आया है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 30, कहता है कि भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे लोग रहते हैं दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिम भारत? तो भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है और वो लोग उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 31, ऋग्वेद की मूल रचना भाषा में हुई थी प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, ब्राह्मणी भाषा में या शोरसेनी भाषा में? ऋग्वेद की मूल रचना प्राकृतिक, संस्कृत, ब्राह्मी या शोरसेनी किस भाषा में हुई थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको संस्कृत भाषा में हुई थी। ऋग्वेद की मूल रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32, पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह की गई है, यानी पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख डैश की तरह की गई है? जन, राष्ट्र, राजन या दस्यु? तो इसका आंसर हो जाएगा पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की यानी जन की तरह किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया जाता है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर या कालीबंगा? तो जो इसका आंसर हो जाएगा आपको सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार जो है आपको मोहनजोदड़ो में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है कि हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु के बने मिले हैं?
हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने मिले हैं? शिलाओं पर, मोहरों पर, स्तंभों पर या ताम्र पत्रों पर? तो जो इसका आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अभिलेख मुख्यतः किस पर मिले हैं? तो आपको मोहरों पर मिले हैं। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 35। तो उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था सप्त सैंधव प्रदेश, यमुना, गंगा यमुना दोआब, मगध और दक्कन। तो क्वेश्चन है आपको कि उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्रीय स्थल था आपको गंगा यमुना दोआब। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ तक आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों को शेयर करें। और आज का क्वेश्चन है ऋग्वेद के, आज के लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही का उत्तर चयन कीजिए। देखिए इस प्रकार से भी आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दे देंगे। कभी कभी जो है आपको अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऋग्वेद के विषय में आपको 3 कथन दिया हुआ है, आप उसको विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए पहला है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। क्या है कि यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्राकृतिक में की गई थी। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। ठीक है, तो अब आपको देखना है 1 सही 2 और 3 गलत, 1 गलत 2 और 3 सही, 2 सही 1 और 3 गलत, 3 सही और 1 और 2 गलत है। तो चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऋग्वेद के विषय में 3 कथनों पे जो विचार किए हैं उस विचार में जो सही उत्तर होगा वो होगा आपको ऑप्शन 4। 3 सही है, 1 और 2 गलत है। 3 सही है और 1 और 2 जो है आपको गलत है। चलिए अगर यहाँ तक आप आए हुए हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।